हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं जनाब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्या हाल है और कैसे गुजर रही हैं आपकी वेकेशंस? कुछ प्लान किया आप लोगों ने? यकीनन किया ही होगा। और जनाब, आपकी वक्त को थोड़ा सा खुशगवार बनाने के लिए हम ले आए हैं आपके लिए एक नया सिलसिलेवार नावल, ये जुनून हासिल है इश्क है की एपिसोड 5, जिसको आपके लिए तैयारी करी है आयत नून। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। उस कब्र की मिट्टी को हाथ में लिए वो हारे हुए जुआरी की तरह बैठा था। तभी फ़ोन की सुनाई देती वाइब्रेशन ने माहौल में इर्ताश पैदा किया। एक हाथ से आंखों को दबाकर खुद को कंपोज करने की कोशिश करते हुए उसने फ़ोन निकाल कर देखा। कुरैशी का नंबर स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था। चंद पल गहरे सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने के बाद उसने कॉल रिसीव की। हेलो, कहाँ हो सुल्तान? कॉल रिसीव होते ही कुरैशी की मुस्तरब सी आवाज़ सुनाई दी। खैरियत? बिना उसकी बात का जवाब दिए सुल्तान ने फ़ोन करने की वजह दरियाफ़्त की। हाँ, वो ज़ुबैर बता रहा था तुम कहीं बाहर निकले हुए हो। मैं परेशान हो गया था कि तुम ज़ुबैर और गार्ड्स के बिना निकले हो, वो भी ऐसे में जब हमारे दुश्मन हर पल किसी मौके की ताक में रहते हैं। और मुझे 24 घंटे गार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती कुरैशी। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। और जब मुझे तन्हाई चाहिए होती है तब ज़ुबैर की मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं होती। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब मतलब की बात पर आइए, इतनी रात गए फ़ोन क्यों किया? कोई काम था? उसके लहजे से छलकती सर्दमोहरी कुछ देर पहले बिखरी हालत लिए बैठे उस शख्स से बिल्कुल मुत्तज़ाद थी। हाँ, कुछ काम था तुमसे। कुरैशी बात के यूं काटे जाने पर तिलमिलाया ज़रूर था, लेकिन सब्र के घूंट भर कर रह गया। सुन रहा हूँ। वो एक अलविदाई नज़र उन कब्रों पर डालता कब्रिस्तान से बाहर की जानिब तल दिया। तुम्हारी कल सुबह की दुबई की टिकट बुक करवाई है मैंने। कुछ सर्विसेज से इतला मिली है कि वो साला कमीना आशिर दुबई में छुपा बैठा है। हमें ये खबर दी उसने कि हमारा माल तबाह हो गया, जबकि वही माल किसी और पार्टी को बेचकर उसी रकम से दुबई में अय्याशी कर रहा है। वो इस धोखाधड़ी पर उसे किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मुझे परसों सुबह का सूरज तुलू होने से पहले वो किसी भी हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उसे ऐसी सज़ा देनी है कि आइंदा कोई पीठ पीछे वार करने से पहले 1000 बार सोचे। कुरैशी के लहजे से उगलती आग की वाज़ेह कर रही थी कि वो बासित के लिए दिल में कितनी नफरत लिए बैठा है। गाड़ी में सवार होते सुल्तान के आसाब इस इत्ला पर तन से गए। चेहरे पर मखसूस सर तासुर ने अपनी जगह बनाई। हो जाएगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मुख्तसर सा जवाब देते हुए वो कॉल काट गया था, जबकि उसके इन 3 लफ्ज़ी जवाब ने भी बहुत दूर फ़ोन हाथ में लिए बैठे कुरैशी के चेहरे पर इत्मीनान बिखेर दिया था। वो जानता था कि मामला अब सुल्तान के हाथ में आ चुका है और सुल्तान अपने ज़िम्मे लगाए गए हर काम को बखूबी अंजाम देता था। घर से निकलकर गायब दिमागी से चलते चलते जोया खुद भी नहीं जानती थी कि वो किस सिमत जा रही है। हाँ, बस इस वक्त दिल की शिद्दत से ख्वाहिश थी कि इस दुनिया से कहीं दूर चली जाए, जहाँ ये अजियतें, ये कर्ब, ये तमाम तकलीफ़ें ना हों। चलते चलते जब कदम थकने लगे तो वो वहीं एक जाने फुटपाथ पर बैठ गई। सर दोनों हाथों में गिराए, आंखें मींचे वो अंदर की घुटन कम करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। ना जाने कितने बरस उसने जब्त करते हुए गुजारे थे, लेकिन आज लगने वाली इस ठेस ने पिछले तमाम जख्म उधेड़ कर रख दिए थे। उसकी बंद आँखों के सामने बार बार कुछ पुराने मनाजिर आ रहे थे। वो मनाजिर जहाँ उसकी माँ बाप में झगड़ा हो रहा था। नशे में धुत उसका बाप उसकी माँ को बेदर्दी से पीट रहा था और वो सहमी हुई सी एक कोने में छुपी अपनी माँ के जख्मों से चूर होते वजूद को देख रही थी। फिर एक और मंजर उभरा, जहाँ उसका बाप अपने नशेई और जुआरी दोस्तों को घर लेकर आया था और साथ बैठकर शराब पीते हुए उसके दोस्तों की हवस भरी नज़रों से खुद को और उसे छुपाती उसकी माँ कमरे में बंद रो रही थी। फिर मंजर तब्दील हुआ और वहाँ उसका बाप अपने जुआरी दोस्तों के साथ उसकी माँ का सौदा करता चंद रातों के लिए उसे उन गैर मर्दों के साथ भेजने पर बज़िद था। और फिर उसकी माँ के इनकार पर तैश में आते हुए उस शख्स ने एक जानिब पड़ी लोहे की रॉड उसकी माँ के सर में दे मारी थी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई थी।
اس کے باپ نے اپنی طرف سے قصہ ہی ختم کر دیا تھا، لیکن موت کا وہ منظر اس 12 سالہ لڑکی کی آنکھوں میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ وہ جب جب اس منظر کو یاد کرتی تھی اس کا دل پھٹنے لگتا تھا، اور اب پھر سے وہی سب یاد آنے پر اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھیں۔ آج اس نے ان سسکیوں کو اندر دبانے کی بجائے آزادی بخش دی تھی کہ مزید ضبط کرتی تو شاید دماغ کی کوئی نس پھٹ جاتی۔ نانو کے سامنے وہ رو نہیں سکتی تھی، خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی کہ وہ پہلے سے ہارٹ پیشنٹ تھی۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو ایک آخری رشتہ بھی اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتا۔ تبھی دل ہلکا کرنے کے لیے وہ باہر چلی آئی تھی کہ یہاں کوئی نہیں تھا جو اس سے رونے یوں بلکنے کی وجہ پوچھتا۔ یوں ہی ٹوٹی بکھری حالت میں نہ جانے کب سے وہ نوحہ کنا تھی، جب اس کے اشکوں کے ساتھ بارش کے قطرے بھی مل کر اس کے دکھ پر رونے لگے۔ زویا نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، جہاں گہرے سیاہ بادل پوری طرح برسنے کے موڈ میں تھے۔ چپ چاپ اس سنسان اور خالی سڑک کے کنارے بیٹھے بیٹھے اس نے اس بارش میں خود کو بھیگنے دیا تھا، اور یہ شاید بارش کی ان بوندوں کا ہی کمال تھا کہ دھیرے دھیرے اس کے اندر کی جلن کم ہونے لگی تھی۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں وہ اس برستی بارش میں اندھیری رات کا حصہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ بارش میں بھیگتی رہی، لیکن پھر جب ژالہ باری ہونے لگی تو اس نے سر اٹھایا، جائے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو قدرے چونکی۔ یہ جگہ تو بہت جانی پہچانی سی تھی۔ اس نے گردن بائیں جانب گھمائی تو کچھ دور نظر آتے کیفے پر نگاہ پڑی۔ شاید کیفے سے گھر تک کے راستے کی اتنی عادی ہو چکی تھی وہ کہ آج لاشعوری طور پر بھی قدموں نے انہی راستوں کو ہمسفر بنایا تھا۔ گہری سانس بھرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کیفے کی جانب بڑھ گئی۔ ارادہ یہی تھا کہ ژالہ باری رکے اور بارش ذرا تھمے تو گھر چلی جائے گی۔ کیفے کے سامنے جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ کیفے 1 بجے بند کر دیا جاتا تھا، اور اب وقت دیکھنے کے لیے اس نے کلائی پر نگاہ دوڑائی تو یاد آیا گھڑی تو سائڈ ٹیبل پر ہی رہ گئی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت ذہنی حالت اتنی ابتر تھی کہ گھڑی اور فون لینا بھی یاد نہیں رہا تھا اسے۔ زویا کی نگاہ دروازے کے اوپر روشن سے جلتے بجھتے کیفے کے نام تک گئی، بلیو برڈ۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، پھر دروازے کے سامنے بنے 3 سیڑھیوں کے سٹیپس میں سے سب سے اوپری سیڑھی پر بیٹھ کر وہ بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ نانو پریشان ہو رہی ہوں گی، ایک نئی فکر نے اسے گھیرا تھا۔ اس وقت کوئی ٹیکسی یا رکشہ ملنا بھی مشکل تھا۔ بارش پتہ نہیں کب رکتی۔ یوں ہی منتظر بیٹھے اس نے دروازے سے ٹیک لگائی۔ پچھلی رات میں بھی وہ اسائنمنٹ پر کام کرتی رہی تھی، تبھی سو نہیں پائی تھی، اور آج کی رات بھی جاگتے ہوئے گزری تھی۔ اب موسم کی خنکی کا اثر تھا، یہ شاید رو لینے کے باعث دل کی کثافت دھل گئی تھی۔ تبھی اس کے ذہن پر غنود کی چھانے لگی، اور پھر دروازے سے ٹیک لگا کر وہیں بیٹھے بیٹھے وہ کب سو گئی تھی اسے خود بھی پتہ نہ چل سکا۔ قبرستان سے واپسی پر سلطان کو شدت سے کافی کی طلب ہوئی تھی، تبھی وہ مختلف کافی شاپس دیکھتا گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ اس ایریا میں پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا، تبھی گوگل میپ کا سہارا لیتے ہوئے آس پاس کی سبھی کافی شاپس چیک کر لیں، لیکن اس وقت تمام کیفے، کافی شاپس، ریسٹورنٹ بند ہی ملے تھے۔ بلیو برڈ کیفے۔ میپ نے کچھ فاصلے پر موجود ایک اور کیفے کا پتہ بتایا تو ایک آخری شاپ چیک کرنے کی غرض سے وہ ڈرائیو کرتا گاڑی اس کیفے کے رستے پر ڈال گیا، لیکن حسب توقع یہ کیفے بھی بند ہی ملا تھا۔ گاڑی بند کرتے ہوئے سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ کتنے ہی پل آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ باہر برستی بارش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور اس کے اندر کی بے چینی بھی۔ ہر سال آج کی رات تو ویسے بھی اس کے لیے حد درجہ بے سکونی اور اضطراب سمیٹ لاتی تھی۔ ایسے میں کافی کی کرواہٹ سے اندر کی کرواہٹ کچھ کم ہو سکتی تھی، لیکن ایک گہری سانس بھر کر خود کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے اس نے گھر جانے کا قصد کیا، اور اگنیشن میں چابی گھمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب سامنے فٹ پاتھ سے کوئی وجود اٹھ کر کیفے کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ حیران ہوا تھا کہ اس خالی سڑک پر کون اس کے جیسا سر پھیرا تھا جو برستی بارش میں یوں سڑکوں کی خاک چھانتا پھر رہا تھا۔ کیفے کے قریب پہنچ کر اس وجود نے ذرا سا سر اٹھایا تو اوپر لگی لائٹنگ کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا تھا، جسے دیکھ کر سلطان چونک کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ حیرت کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے
इग्निशन की जानिब बढ़ता उसका हाथ पहलू में गिरा था। बेहिस व हरकत बैठा वो बगौर उसे देख रहा था, जो अब सीढ़ी पर बैठ रही थी। फिर सुल्तान ने उसे दरवाजे से टेक लगाते हुए देखा था। उसकी आंखों में छुपा इंतज़ार देखकर वो जान गया था कि वो बारिश रुकने की मुंतज़िर है। कुछ लम्हों बाद वो आंखें बंद करके सर पीछे टिका गई। सुल्तान को एकदम कोई ख्याल आया तो वो पीछे पलटा। पीछे की सीट को ज़रा सा उठाया तो वहाँ रखी छतरी निगाहों की जद में आई। जहन में कोई ख्याल आते ही सुल्तान ने वो छतरी थामी, डैशबोर्ड खोलकर वहाँ से अपना मास्क निकालकर चेहरे को ढका, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते ही छतरी खुद पर फैला ली। मजबूत कदमों से चलता वो उस लड़की के सामने आन रुका था। इरादा यही था कि छतरी उसे दे देगा और अगर उसे लिफ्ट की ज़रूरत हुई तो उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देगा। लेकिन करीब आने पर मालूम हुआ कि वो मोहतरमा तो गहरी नींद में जा चुकी थी। छतरी बंद करते हुए चेहरे से मास्क हटाकर उसने इधर उधर देखा, जहाँ किसी ज़ीरू का नामो निशान तक न था। फिर निगाह दोबारा उस सोए हुए वजूद के चेहरे पर डाली तो दिल में कुछ अनकहे से जज्बात अंगड़ाई लेने लगे। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन ये बारिश उसके खामोश जज्बात में तलातम बर्पा कर चुकी थी। तीसरी सीढ़ी पर उससे कुछ फासले पर खड़े सुल्तान के दिल में उस चेहरे को बहुत करीब से देखने की चाहत बेदार हुई। एक पल को झिझकने के बाद वो ये फासला ख़त्म करता उसके करीब चला आया। निचली सीढ़ी पर ऐन उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए उसकी निगाहें बड़ी बेकरारी के आलम में उस चेहरे का तवाफ करने लगी थीं। जाने कितने ही पल बेखुदी के आलम में टिकटिकी बांधे वो उसे देखे गया था। जब उसके कसमसाने पर वो चौंका। वो खुद में सिमटती जा रही थी। शायद बारिश में भीगने के बाइस सर्दी महसूस हो रही थी उसे। तभी नींद में खलल पड़ने के बाइस उसके माथे पर हल्की सी शिकने नमूदार हुई। सुल्तान ने मुतलाशी निगाहें इधर उधर दौड़ाईं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी थी जो बारिश के बाद चलने वाली इस सर्द हवा को उसके वजूद तक पहुंचने से रोक सकती। अचानक उसके जहन में कोई ख्याल उभरा तो वो तेज़ी से अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा। वहाँ फ्रंट सीट पर रखा अपना कोट उठाकर वापस आया तो वो फिर से महवे ख्वाब हो चुकी थी। बिना आहट पैदा किए बड़े नामहसूस से अंदाज में उसके बराबर बैठते हुए सुल्तान ने वो कोट उसके कंधों के गिर्द फैला दिया था। अभी वो अपनी जगह से उठने ही वाला था जब जोया का सर ढलका। इससे पहले कि दीवार से उसका सर टकराता, सुल्तान ने बेसाख्तगी में ही उसकी जानिब झुकते हुए उसके उकुब से हाथ ले जाते हुए दीवार पर अपना हाथ जमाया। साथ ही दूसरा हाथ आगे की जानिब रखा था कि वो नींद के आलम में सीढ़ियों से गिर ना जाए। वो होश व खर्च से बेगानी उसके हाथ से ही सर टिका गई। अब आलम ये था कि बेखबरी की कैफियत में ही सही, लेकिन जोया उसके बहुत करीब उसके हसार में थी और सुल्तान वो तो गोया सांस ही रोके बैठा था कि कहीं मुकाबिल की नींद में खलल वाक़ ना हो। अभी वो यही सोच रहा था कि कैसे उसके गिर्द से अपने हाथ हटाए, लेकिन अगला पल उससे भी ज़्यादा शॉकिंग था जब जोया ने नींद के आलम में ही करवट लेते हुए उसके शाने पर सर रखा, फिर दूसरे हाथ से उसकी शर्ट के कॉलर को यूं मजबूती से जकड़ा था गोया तकिए को भेज रही हो। सुल्तान की दिल की धड़कनें अजब ही लय पर रक्स करने लगी थी। उसने आज तक किसी लड़की को अपने वजूद तक रसाई नहीं दी थी। किसी निस्वानी वजूद के इतना करीब आना तो दूर की बात, वो हाथ तक मिलाने से गुरेज करता था। लेकिन आज इस लम्हे इस लड़की की कुर्बत ने जाने कैसा सहर तारी किया था उस पर कि वो चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाया था। उसने ज़रा सी गर्दन झुकाकर उसके चेहरे को देखना चाहा, जो उसके दिल के मुकाम पर सर रखे नरम गर्म सी आगोश मैसर आने पर बड़ी पुरसकून सी सो रही थी। और इस पल सुल्तान को अपने अंदर की सारी बेचैनी, सारा इस्तराब हवा होता महसूस हुआ। बेजान चीज़ों से दिल बहलाने वाले उस शख्स के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी कोई निस्वानी वजूद उसके अंदर की सारी थकन को समेट कर उसके रगो पे में सुकून भरने का इख्तियार रखेगा। उसे हाथ बढ़ाकर बहुत नरमी से जोया के रुखसार से चिपकी बालों की लटें हटाईं तो बायां रुखसार वाज़ेह हुआ। इस खूबसूरत से मौसम में दिल ने उस रुखसार को छूने की तमन्ना की थी। उसके बालों से उठती भीनी सी खुशबू और नींद के आलम में अध खुले होठ उसे अपनी जानिब माइल करने लगे थे, लेकिन मज़ीद किसी खुद गुस्साखी से खुद को रोकने के लिए वो खुद भी दरवाजे से सर टिका कर उन लम्हों की खूबसूरती को दिल में उतरता महसूस कर रहा था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ, جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر.